देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। नमस्कार, मैं थोड़ा भूमि रोहित शर्मा। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहिए स्पीच उन्होंने दिया है कल, वह नरेंद्र मोदी की राजनीति का अंत का शुरुआत है। उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि 75 साल के आयु वर्ग के जितने भी नेता होंगे भाजपा के, वे सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे, पार्टी से निकाल दिए जाएंगे या पार्टी के साइडलाइन कर दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी भी 75 साल पूरे करने वाले हैं अगले साल। केजरीवाल ने इसी को पकड़ा है और राजनीतिक अंत का घोषणा कर दिया है नरेंद्र मोदी का। हम अपने अतिथि सुब्रत चटर्जी से जानेंगे कि क्या मतलब देख पा रहे हैं केजरीवाल की अरेस्टिंग, फिर उनकी रिहाई, फिर उनका स्पीच और आगे का चुनाव में क्या होने जा रहा है, उस बारे में। सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी भूमि में। धन्यवाद जी। मेरा स्पष्ट सीधा सवाल रहेगा आपसे कि नरेंद्र मोदी के बारे में केजरीवाल जो ही जेल से बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा उनका प्रॉपर स्पीच होता है, और वे 75 साल पूरे होने का जो होने के बाद जो पार्टी के नेताओं को बाहर करने की बात भाजपा ने किया था, नरेंद्र मोदी ने खुद किया था, अब वे खुद 75 साल के हो रहे हैं। क्या ये माना जा सकता है कि यह डर सता रहा था नरेंद्र मोदी को केजरीवाल के बारे में कि वह कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, करेंगे जिस काम को जेल में डाल दिया गया था, अब वो निकल रहे हैं? तो क्या देखते हैं इस मामले में आप? देखो, केजरीवाल, अब उसके बारे में मैं क्या बोलूं। क्या है कि अगर केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से 1.5 साल बाद रिटायर कर जाएंगे अपने बनाए हुए कानून के अनुसार, ठीक है, तो इसका एक ये भी मतलब है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ उसी स्पीच में वो कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। तीसरी बात उन्होंने कही कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये क्या है? देखो, राजनीति में पक्ष चुनना सिर्फ एक पार्टी के साथ खड़े हो जाने से आप पक्ष नहीं चुनते हैं। पक्ष चुनना मतलब आपका वैचारिक पक्ष को चुन लेना। अगर बीच चुनाव में आकर आप कहते हैं
कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से अगले साल सितंबर को रिटायर कर जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को आप इनकार नहीं कर रहे हैं। इसका दूसरा क्या मतलब निकाला जाए? साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बनेंगे नहीं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का। देखो, मैं तुम्हें कहता हूं कि हटिया पटना एक्सप्रेस 7 बजे पहुंच जाने से मैं पटना पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं पहुंचूंगा नहीं। मतलब क्या है? मैसेज क्या जाएगा तुम्हें? देखो, जब स्पीच आप देते हो ना, तो राजनीति में जो पहला मैसेज आपने दिया है वो ज्यादा डीप जाता है। उसको मेकअप करने के लिए, जैसे मोदी जी ने अदानी अंबानी का नाम लिया या उड़ीसा में जाकर जिलों के कैपिटल राजधानी की बात कर रहे हैं, अभी वो लाख उसको मेकअप करना चाहे दूसरी बात कह के, वो मेकअप नहीं होगा, क्योंकि वो मैसेज चला गया। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग समझ गए। ये बात चर्चा के बाहर होनी चाहिए थी केजरीवाल की स्पीच में, कि 73 साल 75 साल ये सब चीज का कोई मतलब नहीं। दिस ऑल रबिश। मोदी भी जानता है कि वो रबिश बोलता है, तो केजरीवाल को नहीं पता है कि जब मौका मिलेगा तो मोदी वो 75 साल के सीलिंग को 80 साल भी कर देगा, कि उसने कौन रोकेगा उसको। ठीक इसके स्पीच के बाद अमित शाह का इंटरव्यू आया। अमित शाह सफाई देने लगे कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात तो है कि भाजपा का संविधान कहाँ है वो तो मुझे आज तक नहीं मिला है ना। वो अगर कहीं है भी, जिसको वो लोग अपना गोपनीय तरीके से कहीं पर रखे हैं, राम मंदिर के किसी सीढ़ी के नीचे चोरी के माल को जैसे दबाया जाता था, वो खैर कहीं भी हो, तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 75 साल के बाद आदमी रिटायर कर जाए। अमित शाह ये कहने सुनने लगे, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, ये गारंटी है कि जीतने पर मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की तरफ से वही 5 साल रहेंगे। अमित शाह को काउंटर करने की कौन जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी? इमीडिएट काउंटर है। मतलब क्या हुआ? ये जो कह रहे थे, नैरेटिव को सेट कर रहे थे केजरीवाल कि मोदी ने ही अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो मोदी के जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, भक्त हैं, उनको मैसेज दे रहे थे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारी कोशिश बेकार है। एक मतलब ये भी है, तुम मोदी को वोट नहीं दे रहे हो, तुम अमित शाह को वोट दे रहे हो, वो तरी पार है, इसलिए अपना वोट बेकार मत करो। केजरीवाल अपने तरीके से यही सोचकर उस स्पीच को दिया, लेकिन उनका ये कहना कि अगर जीतेंगे तो मोदी पीएम 1.5 साल के लिए बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेंगे, दैट मीन्स यू आर लेइंग द आउटलाइन ऑफ द फ्यूचर। बाद में आप बोलते हैं कि वैसे मैं सोचता हूं कि वो नहीं आएंगे, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो आने से 1.5 साल रहेंगे? दोनों में से कोई एक ही बात आप सोच रहे हैं ना। जब आप लड़ाई में हैं उसको हटाने की, तो उसके आने की बात आप सोच क्यों रहे हैं? वो उस हाइपोथेसिस पर आपकी सोच क्यों जा रही है? लेकिन एक चीज बताओ जी, ये जिस तरह से केजरीवाल ने बोला है पब्लिक को, मतलब संबोधित किए हैं, कि जिस तरह से भाजपा ने, मोदी ने आपको शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन किए, यशवंत सिन्हा साइड लाइन किए, आपको खट्टर को साइड लाइन किए, कल 2 महीने के बाद ये योगी को साइड लाइन करेंगे। तो इस तरह से मैसेज जो कर रहे थे, तो क्या बीजेपी में रह रहे उम्रदराज नेताओं को या जो प्रभावशाली नेताओं है उसको मैसेज नहीं भेज रहे थे वो, कि आप भी साइडलाइन हो सकते हैं नहीं अगर नहीं, मोदी। वो मैसेज दे रहे थे, उससे ज्यादा मैसेज वो दे रहे थे यूपी की जनता को। यूपी की जनता में योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं टाइप का एक सेंटिमेंट आ गया है। ठीक है, जैसे वसुंधरा से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं राजस्थान में हुआ था ना, वही सेंटिमेंट यूपी में भी है। तो वो उस सेंटिमेंट के उस पब्लिक के उस सेगमेंट को वो एड्रेस कर रहे थे, वोटर के सेगमेंट को। देख भैया, अगर मोदी रह गया तो तेरा योगी नहीं रहेगा, तो तू सुन ले, इसीलिए मोदी को हरा दे लोकसभा में यूपी से। उससे योगी की कैबिनेट को, योगी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर तू मोदी को जिताने के चक्कर में रहेगा तो योगी अपने आप कैजुअलिटी हो जाएगा, वो 2 महीने के अंदर बाहर जाएगा। ये बड़ी चालाकी से उन्होंने मैसेज दिया है यूपी के योगी भक्तों को, क्योंकि यूपी में मोदी से ज्यादा योगी भक्त हैं। इस चीज को केजरीवाल जानते हैं और ये सच भी है ना, क्योंकि अक्रॉस द पार्टी लाइन योगी भक्त। ये भी कभी मत सोचना कि सिर्फ भाजपा वाले योगी को पसंद करते हैं, जो गैर भाजपाई है ना यूपी में वो भी योगी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक नेगेटिव सेटिस्फेक्शन है, हिंदू सुख जिसको रवीश कुमार बोलते हैं, तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाता है। ये हिंदू सुख जो योगी ने दिया है वो मोदी नहीं दे पाए, ठीक है। इसलिए क्या है कि यूपी में मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, प्रोफेसर हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिटायर करके कभी मेरे साथ नौकरी करते थे, फिलोसफी डिपार्टमेंट हेड करते थे। वैसे लोग जो जिंदगी भर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े रहे, उनका भी मेरे के व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं कि योगी बहुत अच्छा किया। मैं क्या किया, वो छेछड़े और गुंडे जो सपा वाले करते थे उससे यूपी को मुक्ति दिला दिया। मैं कह रहा था बहुत बड़ी बात है। कॉस्मेटिक सर्जरी करके आप कैंसर तो ठीक नहीं कर सकते ना। आप एक तरफ कैंसर का बीज बो रहे हैं, दूसरी तरफ कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं। बिल्कुल एक चीज कुछ भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ये चल रहा है, मैसेज चल रहा है लगातार सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और जो संघी मिजाज लोग हैं उनके बीच में, कि केजरीवाल को जो जेल से निकाला गया है इसमें मोदी की भूमिका है। इसको कितना सच मानते हैं आप? देखो, मोदी की भूमिका नहीं है। एक बात जरूर है, जो कॉम्प्रोमाइज जुडिशियरी है उसके सामने मोदी शाह ने जरूर चिरौरी की होगी कि गुजरात इलेक्शन के बाद माई बाप इनको बेल दीजिए, क्योंकि बेल देने से तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकती थी। जब जेल में रखने का ही कोई आधार नहीं है तो बेल कब तक डिनाई करती, वो भी चुने हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ। हेमंत को भी मिलेगा 13 को उसी आधार पर। लेकिन प्रेशर लगाकर कोर्ट पर इतना जरूर सुनिश्चित किया गया कि केजरीवाल गुजरात चुनाव से पहले बाहर नहीं निकल आए, वरना गुजरात में अभी जहां तक मेरी जानकारी है गुजरात में 7 से 8 सीटों का लॉस भाजपा को हो रहा है। ये लॉस 12 से 13 सीटों तक हो सकता है अगर केजरीवाल वहां पर उपस्थित होते। यहां तक सच है, दोनों बातें सच है। जुडिशियरी ने केजरीवाल को बेल दिया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, ये बात भी सच है। लेकिन जुडिशियरी ने गुजरात इलेक्शन के पहले बेल नहीं दिया, ये मोदी के दबाव में नहीं दिया, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है। हाँ, एक बैलेंसिंग फॉर्मूला तैयार हुआ ना। ठीक है मोदी जी, आप कह रहे हैं हम गुजरात इलेक्शन तक रुक जाते हैं, लेकिन हमारी इतनी लोग मुंह पर थूक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे कर्मों के कारण, ये अब हमारा चेहरा थूक से भर गया है पब्लिक का, अब और थूकवाना बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है कि एक न्याय का दिखावा करना पड़ेगा और उनको एक कंडीशनल बेल देते हैं। अभी कंडीशनल बेल दिया 1 जून के पहले, 1 जून के बाद उसको एक्सटेंड कर देगा। केजरीवाल दोबारा जेल नहीं जाएंगे, ये बोल रहा, ये नहीं होने वाला। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है ना, तो बैलेंसिंग एक्ट में मोदी का भी हित सज गया। अब क्या है, गुजरात में 26 सीटें हैं और दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो मोदी जी किसकी परवाह करें? 26 की परवाह करें या 7 की परवाह करें? 7 के तो टोटे पड़े ही हुए हैं, एक भी नहीं मिलने वाला। लेकिन केजरीवाल तो पूरे देश को संबोधित करते हैं, पूरे देश को संबोधित करने से नहीं होगा ना। देश को संबोधित तो तेजस्वी भी कर सकता है कि नहीं, वो बात नहीं है। आपको देश भर में आपकी अपील कितनी है और आपकी अपील जो है वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। राहुल गांधी का देश को संबोधित करना और केजरीवाल और तेजस्वी को शरद पवार के करने में आसमान जमीन सफर है, या ममता के करने में आसमान जमीन सफर। आपको नेशनल एक्सेप्टेंस पाने के लिए सबसे पहले नेशनल लेवल की पार्टी बननी पड़ेगी। ये क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? कांग्रेस का कोई भी लीडर अगर आज बोलता है तो उसका पूरे देश में मैसेज इसलिए जाता है कि कांग्रेस सबसे पुरानी और पूरे देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाली पार्टी है।
देखने वाले, वो तो भाजपा भी नहीं है। भाजपा की बात का, मोदी की बात का कौन सा असर केरला में होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है, आंध्रा में होता है, तेलंगाना में होता है? कोई असर होता है? कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज यू आर नॉट ए नेशनल पार्टी। वोट परसेंटेज पर नेशनल पार्टी बनना और रियल सेंस में नेशनल पार्टी बनने में बहुत फर्क है। कांग्रेस रियल सेंस में नेशनल पार्टी है। केजरीवाल 6% टोटल वोट कास्ट को लेकर नेशनल पार्टी है। भाजपा 303 सीट लेकर गोबरपट्टी से, बंगाल से और महाराष्ट्र से नेशनल पार्टी है, लेकिन उसका प्रेजेंस कहाँ है? 138 साउथ इंडिया की सीटों पर 120 में तो उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं। 4 स्टेट में तो भाजपा को कोई जानता ही नहीं। तो आप नेशनल पार्टी टेक्निकली हैं, रियलिस्टिकली नहीं। रियलिस्टिकली नेशनल पार्टी इंडिया में एक ही है, दैट इज कांग्रेस, जिसका तमिलनाडु से भी शुरू करो, वहां भी लोग सुनेंगे, केरला में भी सुनेंगे, आंध्र में भी सुनेंगे, असम में भी सुनेंगे, मणिपुर में भी सुनेंगे, मिजोरम में भी सुनेंगे, महाराष्ट्र में भी सुनेंगे, बिहार में भी सुनेंगे, यूपी में भी सुनेंगे। इसको कहा जाता है नेशनल पार्टी। सुब्रत जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि एक आरोप लगाया जाता है आमतौर पर, चाहे कांग्रेस के हो या फिर किसी अन्य पार्टी के हो या खुद भाजपा या कुछ और लोगों का भी हो, वो कहते हैं केजरीवाल भाजपा का ही बी टीम है। ये कितना सच है? देखो, ए टीम बी टीम तो पहले थी ही। केजरीवाल और भाजपा जो है वो दोनों मिलकर ही तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में लड़े थे। केजरीवाल शुरू किया, भाजपा पीछे से आ गया। केजरीवाल के पास कोई राजनीतिक आधार नहीं था, तो उसको लगा जो संघी है वो लोग ये करेगा। और चूंकि संघ, उसमें क्या था ना कि संघ और मोदी के बीच में क्या फर्क है वो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं था, केजरीवाल को भी नहीं मालूम था। उसको लगा कि संघ जो है स्वदेशी जागरण मंच की बात करता है, किसानों की बात करता है ना, और राष्ट्र देशभक्ति की बात करता है, राष्ट्रीयता की बात करता है, तो सुचिता, चाल चरित्र, चेहरा की बात करता है, जैसे वाजपेयी वगैरह करते थे। तो केजरीवाल तो ब्यूरोक्रेट थे ना। इनको देखो, इनके पास कोई राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं है, आज भी नहीं है, न कभी इनके पास कोई आइडियोलॉजी हो सकती है। ये लोग क्या है, ये लोग एक फॉर्मूला है यूरोप में कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन देकर क्या कर सकते हो, तुम लोगों का वोट ले सकते हो। ठीक है, गुड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देकर। तो यही चीज केजरीवाल करते हैं। केजरीवाल का कोई आइडियोलॉजिकल वैचारिक धरातल है नहीं उनकी राजनीति। आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी ने एक हाई मोरल ग्राउंड ले लिया है, और हाई उच्च नैतिक स्तर पर जाकर राहुल गांधी जो बातें करते हैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, चाहे सांप्रदायिकता के अगेंस्ट में, चाहे इन सारी चीजों के में, दैट सूट्स केजरीवाल। ठीक है ना, वैचारिक रूप से, इसलिए वो उसको लाइक करते हैं। जब मोदी आ गए भाजपा के सेंटर में, जब भाजपा मोदी और शाह जैसे दो लोगों के चंगुल में भाजपा आ गई, तब क्या हुआ कि संघ के जो ओरिजिनल लोग थे, संघ के जो वो लोग थे जो कि शुचिता में बिलीव करते थे, थोड़ा चरित्र में विश्वास रखते थे, वो लोग धीरे धीरे पीछे चले गए। जब पीछे चले गए तो केजरीवाल की संघ से और भाजपा से दूरी बढ़ती गई, विशेषकर भाजपा से दूरी बढ़ती गई। संघ से दूरी उनकी आज भी नहीं, मैं तुम्हें स्पष्ट बोल देता हूँ, क्योंकि फुल पैंट के नीचे वो भी हाफ पैंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो, संघी होना और मोदी नीत भाजपाई होने में फर्क है, इस चीज को समझो। संघी जो है ना, वो तुम्हारा साध्वी प्रज्ञा क्रिएट नहीं करती है। कई सारी चीजें हैं जिसको महीने से विश्लेषण करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि संघ का एक आनुषंगिक ये है, वो क्या भारत, जिसमें कि वो आतंकी प्रज्ञा वगैरह जो सब हुए, चाहे हेमंत करकरे को मारने के लिए जो अभिनव भारत संस्था जो हुई, उसको मारने के लिए, तो अभिनव भारत संघ द्वारा बनाई गई संस्था थी या भाजपा पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक किलिंग स्क्वाड बनाया, अंडरग्राउंड स्क्वाड बनाया, इसको कौन जानता है? जहां तक मेरा अनुमान है, संघ ने यह काम नहीं किया होगा।
ये काम भाजपा ने किया। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो क्रिमिनल एलिमेंट थे, जिनका जोर पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में है, 2002 के बाद से उस क्रिमिनल एलिमेंट ने अपना ग्राउंड तैयार किया और उन लोगों ने अंडरग्राउंड संगठन बनाया और उस संगठन का नाम अभिनव भारत वगैरह है। वो संघ का नहीं है। संघ इस तरह का अंडरग्राउंड का काम में नहीं हो सकता, क्योंकि संघ का स्ट्रक्चर क्या है, छोटे बनिया, उसका बेसिक जो बेस क्या है संघ का, छोटे बनिया, अर्ध शिक्षित, अर्ध मूर्ख लोग, है ना, दुकानदार, इन बनिया बकल की पार्टी, इसी को तो संघ कहा आता था ना। संघ तो मेंबरशिप यहीं से आते थे। वो कहाँ जाएंगे अंडरग्राउंड एक्टिविटी करने के लिए? अब बताओ मेरे को। उनमें से अंडरग्राउंड, वो तो तमंचे को देखकर 4 किलोमीटर दूर भागने वाला आदमी, डरपोक बनिया है। वो कहाँ हाथ में पिस्तौल लेके, बम लेके गोलाबारी करने जाएगा? नहीं कर सकेगा। संघ का वो नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स का बोलबाला हुआ गोधरा दंगे के पहले से, उसके बाद से, इन लोगों द्वारा बनाया गया था। उन लोगों ने बनाया, अभिनव भारत बनाया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय वगैरह इस तरह के जो एलिमेंट है संघ में, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, विजयवर्गीय है, इन एलिमेंट्स ने क्या, देखो, इनसे दूरी उमा भारती को भी बनानी पड़ी, इनसे दूरी शिवराज सिंह चौहान को भी बनानी पड़ी, इनसे दूरी क्यों, किसने किसने बनाया उसको देखो। जिसने जिसने इस एक्सपेरिमेंट से दूरी बनाई, वो सारे लोगों का रूट जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। मैं आरएसएस को इस बात के लिए क्लीन चिट नहीं दे रहा कि वो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते, ये कहते, वो सारी बातें हैं, लेकिन आरएसएस जो है ओपनली अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली संस्था हो ही नहीं सकती, उसमें उतना दम ही नहीं। इसके लिए एक अलग तरह की मेंटेलिटी चाहिए। जैसे हिटलर ने गेस्टापो बनाया था, एसएस बनाया था, नाजी जर्मनी में बने थे, किलिंग स्क्वाड्स बने थे यहूदियों के लिए। तो ये किलिंग स्क्वाड कौन बनाती है? ये पार्टी बनाती है, आरएसएस नहीं बनाती। ये लोगों को दिमाग से हटा देना चाहिए। लेकिन आरएसएस तो बंदूक पिस्तौल का ट्रेनिंग दिलवाता है या लाठी का अरे ट्रेनिंग वो सब दिखाने के लिए, देखो ना, वो तो क्या है ना, फिल्म में जैसे लकड़ी का तलवार लेके लड़ने वाली लड़के हीरो लोग होता है। देखो, आदमी के अंदर में एक यहाँ पर तुमको मैं बहुत साधारण मनोविज्ञान की बात कर देता हूँ। दुनिया में हर आदमी जान देने से डरता है, जान सबको प्यारी है। इस बेसिस से तुम शुरू करो चीजों को देखना। दुनिया में 99.9% आदमी लड़ाका नहीं होता। उसको महसूस होता है कि अगर हम लड़ने जाएंगे तो मारे जाएंगे, इस संभावना से वो लड़ नहीं पाता है। ठीक है, वो रिकैपिचुलेट करता है, वो डरपोक होता है, और ये एक स्वाभाविक चीज। जब तक वो आइडियोलॉजिकली लाल से ना बन जाए तब तो एक अलग बात है, सर पर कफन बात के निकल जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके लिए जो ट्रेनिंग और आइडियोलॉजी चाहिए वो इन लोगों के पास नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, मैं पॉडकास्ट में हिंदी का एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका मैं यूज नहीं कर पाता हूँ सिंधन है, मैं जिसका मतलब होता है, क्या बोले जाए, बिहार में कहते हैं मऊगा। अपना मऊगापन को छुपाने के लिए हाथ में तलवार पकड़ के नाचना, हाँ, रिवॉल्वर का लेके ठाई ठाई गोली मारना, आसमान में गोली मारना, ये आदमी के अंदर का जो हिजड़ापन होता है ना, उस हिजड़ापन को हटाकर 2 मिनट के लिए उसको हीरो बनने का सुख मिलता है। ये मिलता है, ये होता है ना। कमजोर से कमजोर आदमी के हाथ में एक गन पकड़ा दो, वो चला सके या नहीं चला सके, वो थोड़ा सा भांजेगा, इधर उधर दिखाएगा कि अपने अंदर से उसकी फटी पड़ी है कि अगर बाई चांस चल गया तो पता नहीं गोली किसको जाकर लग जाएगी। तो संघ ये सब चीज करते रहता है ना। टीका लगा के बच्चों को खड़ा कर दिया, हाथ में तलवार त्रिशूल देके फोटो खिंचवा दिया कि देखो हम हिंदू सैनिक तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब कौन करता है? ये सब कौन करता है बताओ ना। ये सब वही आदमी करेगा ना जो अंदर से एक नंबर का डरपोक, एक नंबर का
मऊगा जिसको हम कहते हैं, वो तो ये उन लोगों का संगठन है, समझे? तो इनको कोई पूछता नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है। जो तुम्हारे मोहल्ले का बनिया है उससे हम उधारी में सामान ले या कैश में सामान ले, राम राम हो गया, हाँ जी गुप्ता जी कैसे हैं, हाँ जी शर्मा जी कैसे हैं, ये सब चीज हो गया, अब काम आगे बढ़ गए, शादी ब्याह भोज भात में बुला लिए पार्टी। लेकिन उसको एक लड़ाका कौम के रूप में, उसको एक समाज में लड़ाका कौम के रूप में कैसे आप स्थापित करेंगे? नहीं कर सकते। अब वो भी इस बात को जानता है कि हम क्या हैं। तब जब मौका मिलता है, जैसे मोदी जी को नहीं रखते हो, मौका मिलने से बॉर्डर में चले जाते हैं, आर्मी का फैटिक्स पहन के, ड्रेस पहन के। कौन जाता है, कौन ये काम करता है? डरपोक करता है। एक और शब्द है बिहार में, चमकाना, सुने ना, चमका दिया, है ना? तो ये चमकाने वाली जो आदत है ना, वो संघियों के बीच में है, लेकिन वो उस तरह के वेल प्लान स्ट्रेटेजी के तहत किलिंग स्क्वाड नहीं बनाते, वो बनाता है ये लोग जो संघ और भाजपा के पीछे छुपकर उस पर काबिज होकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का, वैचारिक प्रतिद्वंदियों का खुलेआम कत्ल नहीं कर सकते, तो वो लोग एक स्क्वाड के थ्रू से गौरी लंकेश को मर्डर करवाते हैं, इसको मर्डर करवाते हैं, उसको मर्डर करवाते हैं, अभिनव भारत जैसी संस्थाएं बनाते हैं। तो दीज आर क्रिएशंस ऑफ बीजेपी, नॉट आरएसएस। इस बात को आप समझ लो। इसलिए बीजेपी को खत्म करने से ये खत्म होंगे, आरएसएस ये कर ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। नाथूराम गोडसे तो आरएसएस का ही था ना? नहीं आरएसएस से नहीं था, आरएसएस का वोट है हिंदू महासभा से थे। और एक नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, लेकिन उसके बाद हिंदू महासभा का नामो निशान मिट गया ना। आज कहाँ है हिंदू महासभा? क्यों है? क्योंकि भारतीय समाज इस तरह के किलर संस्कृति को स्वीकार नहीं करता है कि आप निर्दोषों की हत्या करें, आप इस तरह के लोगों की हत्या करें। नक्सल भी अप्रासंगिक नहीं हुए, हजारों कत्ल करके, लेकिन हिंदू महासभा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लोग नक्सल को गाली दे चाहे कुछ करे, लेकिन जानते हैं कि नक्सल जो करता है वो सही करता है। माओवादी किसको मारता है? जो आता था बुरे लोगों को। वो गांधी हत्या करने नहीं आता, लेकिन ये साले जाते हैं। इसीलिए ये क्या हुए, ये इतिहास के कूड़ेदान में चले गए। आरएसएस इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर हम हिंदू महासभा बनने की कोशिश किए तो हम भी इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। इसीलिए आरएसएस ने अपने को पीछे खींच दिया। आरएसएस ने सपोर्ट भले ही दिया था वैचारिक रूप से, लेकिन वो चीज नहीं था, ठीक है। उसमें कोई एलिमेंट था जो उसको छुपाकर पिस्तौल सप्लाई करने की बात करता था। ये सारी बातें हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आरएसएस कभी भी गांधी की हत्या के साथ अपने आप को डिक्लेयर्ड रूप से जोड़ के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? यही वजह है। जबकि माओवादी तो कभी नहीं कहते, किसी का माथा उतारने के बाद बोल देते ये हमने किया है। आप जो सोचना है सोचिए, आपको ही मालूम है कि वो खराब आदमी। इसलिए आप इस बात के लिए आलोचना आप मेरी कर सकते हैं कि मैंने हिंसा का रास्ता लिया, लेकिन आप इस बात के लिए मेरी आलोचना नहीं कर सकते हैं कि मैंने किसी सही आदमी को मारा। तो आपका कहना यह है कि केजरीवाल की जो संघी राजनीति से शुरुआत हुई थी, वह अभी अलग अंतर आ गया है। हाँ, अभी अंतर आ गया ना, क्योंकि अभी तो क्या है कि अभी तो मोदी, देखो सांप और नेवला की बात हो गई, या तो मोदी नहीं तो केजरीवाल। दिल्ली में तो कम से कम ये स्थिति है। देखो केजरीवाल 10 साल से मोदी को घुसने नहीं दे रहा दिल्ली में असेंबली इलेक्शन में। एक तो टिमटिमाता था, दिया था बीएमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको भी केजरीवाल ने छीन लिया उससे। आप समझ पा रहे हैं केजरीवाल की मानसिक पीड़ा? ये तो चराग तले अंधेरा है, पूरा दुनिया जीते अपने घर में हार गए। बोलते हैं केजरीवाल पे। हाँ, मोदी जी के लिए तो चिराग तले अंधेरा है ना। भारत के इतने बड़े भूभाग में जीतकर अपने दिल्ली में ही हार पर हार। सोचो ना उस आदमी की पीड़ा का। तो वो केजरीवाल से दोस्ती करेगा, इसलिए केजरीवाल उसके अगेंस्ट में है। हो ना, आज भाजपा बोले कि मैं विड्रॉ करता हूँ
दिल्ली के चुनाव से केजरीवाल उसकी तरफ चला जाएगा। ये जो केजरीवाल जेल से बाहर आया है तो उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और उन्हें भी जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए थी। तो इस बात से कितना आप एग्री करते हैं? देखो, डरा हुआ तानाशाह तो अपने खिलाफ जो भी सर उठेगा उसको लोकतंत्र में सीधे तरीके से काट तो नहीं सकता है, लेकिन उसको कम से कम जेल के अंदर तो पहुंचा ही सकता है ना। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में दो चीजें होती है। पहली ये है कि कोशिश मोदी जी की ये रही कि इन लोगों को, अपने विरोधियों को भ्रष्टाचार के नाम पर बदनाम करके लोगों पब्लिक की नजर से नीचे उतार दिया। ठीक है, इस तरह के झूठे झूठे केस गढ़े गए, शराब घोटाला, यहाँ पर जमीन घोटाला। आप समझो ना कि एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का 8.5 एकड़ जमीन के लिए अपनी कुर्सी दांव पर लगा देगा। इतना बड़ा गधा कौन होता है? है ना? तो ये तो होता नहीं है। तो हेमंत सोरेन पर इन्होंने एक्शन लिया, केजरीवाल पर एक्शन लिया। सबको तो ये शो करना चाह रहे थे कि ये लोग महाभ्रष्टाचारी हैं, लेकिन राजनीतिक और चुनावी मजबूरियों के चलते इनको अजीत पवार को साथ लेना पड़ा, शिंदे को साथ लेना पड़ा, हेमंत विश्व शर्मा को साथ लेना पड़ा। तो चीजें तो छुपती नहीं है कि कल तक आप जिसको गाली दे रहे थे आज आपके साथ में खड़े हैं। कोई 100 करोड़ का आरोपी को आप जेल भेज रहे हैं और जो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है उसको आप साथ ले रहे हैं। तो चीजें सामने आ गई। दूसरे राजनीतिक दल जो है चुपचाप तो बैठते नहीं है, उन लोगों ने एक्सपोज करना शुरू किया। जब एक्सपोज करना शुरू किया तब इनके साथ catch-22 सिचुएशन हो गई। अब इनको ना उगलते बनना है ना निगलते बनना है। अगर बाहर निकाल देते हैं, ईडी का केस हटा देते हैं, तब ये साबित हो जाएगा कि आपने राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के कृत्य किए थे। अगर आप उसको चलाते हैं तो कोर्ट उनको छोड़ देगा देर सवेर। आप दोनों तरफ से मर गए। तीसरी तरफ क्या हुआ कि आप जो ऑनेस्टी का चोला ओढ़े हुए थे वो चोला भी आपका उतर गया। तो देखो, बहुत दिनों पहले जब मोदी जी आए थे नया नया प्रधानमंत्री बनके 2014 में, उस समय मैंने आर्टिकल लिखा था कि भाजपा की, मोदी जी की हालत ये है कि उस नंगे आदमी की तरफ है कि अगर वो पिछवाड़ा छुपाना चाहता है, उसके पास एक ही जोड़ा हाथ है और बदन पर कुछ है नहीं। अगर वो पिछवाड़ा छुपाना चाहता है, पीछे हाथ ले जाता है तो सामने वाला नंगा हो जाता है, सामने अगर हाथ लगाता है तो पीछे वाला हिस्सा नंगा हो जाता है। तो मोदी उसी तरह की राजनीति करते हैं। वो लंगटे की राजनीति है, वो नंगे की राजनीति है। लेकिन बेशर्मी और नंगे की राजनीति किसी भी सभ्य देश में बहुत दिन तक नहीं चलती है। देश में असभ्यों की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, जिनको विकृत रुचि मिलती है इस तरह की राजनीति को देख देख कर, जिसको हम कहते हैं ग्ली, GLEE एक शब्द है। हाँ, खुशी मिलती है इस तरह की राजनीति को देखते हुए, ऐसे राजनीतिक नंगापन को देखकर, है ना। तो इस तरह के एक समाज में एक वर्ग है, और लेकिन ये वर्ग भी जो है ना वो अपने आप पर भी कभी ना कभी शर्मिंदा हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि ये राजनीति का समर्थक होने के बावजूद उसके हाथ में एक्चुअल पावर तो कुछ नहीं है, लेकिन इसी राजनीति के तहत कोई आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो शक्तियां तो उसे मिली है, साधन संपन्न तो वो हुआ है, हम और आप तो हुए नहीं। तो धीरे धीरे यहाँ पाएंगे, हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पाएंगे ये जो केजरीवाल को बेल मिला है और ईडी की जो फजीहत हुई है, जो लाइव स्ट्रीमिंग पूरे देश में चल रहा था, और जैसा कि जर्मनी, अमेरिका ने भी कहा कि हम इस केस को निगरानी से देख रहे हैं और शायद इसी का डर होगा, ऐसी का बात हो, पूरे देश में लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था कि कोर्ट में क्या क्या बात हो रही है, क्या क्या बातचीत हो रही है, जनता ने देखा है इसको। तो मेरा एक सवाल है कि इससे ईडी की जो समाप्त ही हो गई, लेकिन क्या आगे ईडी का क्या भविष्य रहेगा? ईडी का छोड़ो ना भाई, सरकार की जितनी संस्थाएं हैं आप वो छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट का भी भविष्य बहुत अच्छा नहीं है।
मैं आपको बता देता हूँ आज के दिन में, दर्शकों को याद रखिए, अगर इंडिया गठबंधन पावर में आए, और बिल्कुल आ रही है, 300 से ज्यादा सीटें आ रही है, मैं लिख के दे सकता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों पर महाभियोग भी चलेगा। ईडी, सीबीआई, आईटी के जो हेड हैं वो जेल में भी जाएंगे, जाएंगे, सबको जाना है, क्योंकि देखो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने का कोई मोरल या लीगल राइट आपके पास नहीं, और ये इंडिया गठबंधन को करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो जिंदगी में, इस देश के आने वाले समय में कभी भी इस तरह के गठबंधन को एक वोट भी लोग नहीं देंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैं लोग आज वोट आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप, यू ब्रिंग देम टू टास्क। जो चीज राहुल बोल रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और वो जानते हैं कि जनता की नब्ज यही है, चलिए हम आपको वोट देते हैं, हम आपको पावर में लाते हैं, आप अपने उस वादे को निभाइए कि किसी भी संसदीय पोस्ट पर बैठे हुए, किसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए किसी आदमी ने जो संविधान की अवहेलना की है, उसको आप मत बख्शो, उनको सजा दो। आपको क्या लगता है वो राजीव कुमार से लेकर संजय मिश्रा तक सारे के सारे तिहाड़ जाने के लिए तैयार है? ये होने वाला है। सुब्रतो जी, आपने एक चीज बहुत पहले बताया था, मुझे याद है, आपने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग को अगर सही समय पर अगर दंडित किया जाता है, अगर उसको सजा दी गई होती है अगर, तो आज ये फांसीवाद लोकतंत्र इतना बड़े संकट में नहीं होता। एक तो बात ये बिल्कुल। सच बोला है आपने, लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा, अभी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बजरंग दल को या आरएसएस बजरंग दल को या जो भी है वहां पर उसको बैन किया जाएगा। लेकिन कर्नाटक की बात आप कर रहे हैं? लेकिन बैन नहीं किया उसको वहां पर, तो क्या उसका मैसेज भेज रहे हैं? मैं कारण उसका बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। क्यों? पहली बात तो है कि आप कर्नाटक में एक स्टेट इलेक्शन जीते थे, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन जीते थे, सेंटर में पावर आपके पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास नहीं है, तो स्टेट अपने जगह में आपकी किसी दल की एक्टिविटी को लिमिट कर सकता है, बैन कर सकता है, वहां तक कर सकता है। लेकिन जब सेंटर में आप पावर लेते हैं, तब जाकर आप कानून बनाकर इसको खत्म करते हैं। दोनों में फर्क होता है। जब कानून बनाकर आप इसको खत्म करेंगे, तब क्या होगा? तब ये समूल विनाश होगा। ये बात सही है कि कर्नाटक सरकार अपने तरीके से इसको कर सकती थी, बिहार सरकार भी कर सकती थी जब नीतीश और राजद मिलकर चला रहे थे, तो वो नहीं करते हैं, इसलिए कि देखो, ये कांग्रेसी भी है, ये कोई आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट लोग तो है नहीं, समझे ना? ये तो कम्युनिस्ट नहीं है ना। राहुल गांधी आज कुछ लेफ्टिस्ट नारे दे रहे हैं, बट इज नॉट ए कम्युनिस्ट। तो इसको करने के लिए आपको वो जिगरा चाहिए, वो जिगरा कम्युनिस्ट छोड़ के किसी के पास नहीं होता है। ये तो मध्यम मार्गी दल है, मध्यम मार्ग, बिल्कुल। ये चुनाव जीतने के लिए ये भी कुछ नारे देंगे, जिन नारों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इनका जो घोषणा पत्र है उसमें जो लिखा है, उसमें कहीं भी लिखा है कि हम आएंगे तो अनरजिस्टर्ड संस्था जो है, संघ, उसको बैन करेंगे? लिखा है क्या? बदलने के बारे में लिखा है क्या? क्यों नहीं लिखेगा? आप उसकी बात छोड़ दीजिए, संसदीय राजनीति में रहने वाले सीपीएम के घोषणा पत्र में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसदीय राजनीति का अर्थ होता है द मेथड टू एकोमोडेट। अच्छा सुब्रतो जी, एक चीज मुझे बताइए, ये जो नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी का जिक्र किया था, टेम्पो भर भर के काला धन कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, इसका क्या फंडा है, इसका क्या असर पड़ेगा? इस पर तो मुझे घंटों बोलना पड़ेगा रोहित, क्योंकि ये जो चीजें ऊपर से हैं, एक आर्टिकल में लिखने की चिंता कर रहा हूँ, कई दिनों से लिख नहीं पा रहा हूँ। अ चिंक इन द आर्मर। चिंक इन द आर्मर का मतलब होता है, दो योद्धा, मान लो
द्वंद्व युद्ध में उतरे हैं, हाथ में तलवार लेकर ग्लैडिएटर जैसा। तो दोनों ने अपने शरीर पर एक लोहे का कवच पहन कर उतरते हैं ताकि डायरेक्ट तलवार का वार नहीं पड़े। उस कवच को कहते हैं आर्मर। शिरस्त्राण जो ऊपर पहना आता था, लोहे की टोपी, उसको कहा था आर्मर। उस आर्मर में अगर एक चिंक आ जाता था, मतलब कि एक जगह का अगर वो क्रैक कर जाता था, तो दुश्मन जो है उसी क्रैक से अपने तलवार को घोंप देता था प्रतिद्वंदी को मारने के लिए। तो नरेंद्र मोदी की पूरी क्रिमिनल साइकोलॉजी को बिना समझे हुए आप इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इस पर मेरे आर्टिकल का वेट करो। बस अभी इतना छोटे में मैं इतना ही कह देता हूँ कि मोदी जी जो है वो अदानी और अंबानी को टारगेट करने के बहाने वो भारत के दूसरे सेठ लोगों को मैसेज देना चाह रहे थे कि अब भी समय है, तुम लोग कांग्रेस को फंडिंग मत करो, है ना, नहीं तो मैं अगर अदानी अंबानी को नहीं छोड़ता हूं तो तुम्हें क्या छोड़ूंगा। में ये धमकी उसको दी जा रही थी, ये सभी जानते हैं कि उसका, लेकिन क्या है कि वो जो कहने का तरीका था, इसके चलते वो उपहास का पात्र बन गया। क्योंकि क्या है ना, हाँ, मूर्ख बहुत कुछ करना चाहता है मूर्ख, लेकिन जब करने उतर जाता है तब ज्ञान तो कुछ है नहीं, तब उल्टा काम करके चला आता है। बिल्कुल। सुब्रत जी, अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे, ये केजरीवाल के जेल के बाहर आने से चुनाव पर जो 4 चरण का होने जा रहे हैं उस पर क्या असर पड़ने जा रहा है? मेरे हिसाब से 25-30 सीटों का फर्क आ गया। 7 तो दिल्ली में, 2-3 हरियाणा में, 10 तो क्लियर कट दिख रहा है। यूपी में भी 5 से 7 सीटों का अंतर पड़ेगा। आप एक बात मत भूलिए, केजरीवाल उसी बनिया बैकग्राउंड के हैं जो बनिया जो है ओबीसी का वो वर्ग जो है वो भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक है। तो उसमें अगर बनिया हो हाँ, तो उसमें अगर 2-3% वोट का भी स्विंग वो कर दिया ना, जो होगा, तो समझ लो भाजपा का राम नाम सत्य है। कम से कम 30 सीटों पर, 30 सीटों पर प्रभाव डाल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। 30 सीटों पर नकारात्मक प्रभाव भाजपा पर केजरीवाल की रिहाई डाल रही है। जैसे मैंने बताया, 7 दिल्ली में, 3 हरियाणा में, पंजाब के सारे सीटों पर। वैसे भी पंजाब में भाजपा तो है नहीं, 1-2 सीट है, वो भी चला जाएगा, 1-2 सीटें उस पर। उसके बाद बाकी यूपी पर असर पड़े, यूपी पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है जो अभी लोग देख नहीं पा रहे हैं। एक तो योगी वाली बात करके वो डुबा दिया, मोदी को, शाह को सफाई देनी पड़ रही है, कोई फायदा नहीं है। बहुत चालाकी से खेल गया, उसको अलग कर दिया। दूसरे, और वो किसको अलग किया? वो राजपूत को थोड़ा अलग किया, राजपूत तो वैसे भी योगी के साथ खड़े हैं। वो तो अपनी बनिया कॉन्स्टिट्यूंसी को ये कर रहा था ना, एड्रेस कर रहा था, भैया देखो हम भी बनिया है। तुम भी बनिया हो, बढ़िया बढ़िया भाई भाई। बात समझो ना बात को। दिल्ली में जो 67-68 सीट मिलता है उसका कारण क्या है? क्या कि दिल्ली में तो आधे से ज्यादा वोट बनियों की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मिलता है। सुब्रत जी, अब हम खत्म समाप्त करेंगे। मैं आपसे फिर बात करता हूँ जल्दी ही, और इसी के साथ ये देखते रहिए हमारे चैनल को। और ये जो मौजूदा परिस्थिति में केजरीवाल की क्या भूमिका होती है चुनाव में, वो देखने लायक है। उन्होंने धमाकेदार एंट्री किया है और धमाका कहां तक पहुंचता है देखने वाली बात होगी। सुब्रत जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी, और हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि लंबी वीडियो देखने का आदत बनाए और चीजों को, तथ्यों को समझने का अवश्य ही प्रयास करें। देश आपका है, देश हमारा है, हमें इसे बनाना है, हमें इसे बिगाड़ना भी है। तो बिगाड़ते हैं या बनाते हैं, ये हम पर और आप पर डिपेंड करता है। बहरहाल हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर संभव हो तो अपने आर्थिक मदद देने का भी प्रयास करें, क्योंकि हम किसी सरकारी संस्थान से फंडिंग नहीं लेते हैं और हम आपके ही भरोसे रहते हैं। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद।